नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए आज शुरू करेंगे कि हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पराग कैलेंडर की। पराग कैलेंडर क्या है और चंडीगढ़ में बनाया गया पहला पराग कैलेंडर किस प्रकार चिकित्सकों की और हम आम आदमी की कैसे मदद करेगा, इस बारे में समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस क्या है और ये फिर से खबरों में क्यों है, इस बारे में जानेंगे। अगली खबर का रुख करते हुए हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय द्वारा वितरित की गई आयुष रोग निरोधी दवाएं। तो ये रोग निरोधी दवाएं क्या हैं और कैसे आयुष मंत्रालय मदद करना चाहता है हम सबकी, इस बारे में जानेंगे। अगली खबर में हम समझेंगे इंस्पिरेशन 4 को, जो कि है स्पेस एक्स की सबसे पहली पूर्णतः नागरिक अंतरिक्ष मिशन। तो यह अंतरिक्ष मिशन क्या है, इसमें कौन से यात्री जाने वाले हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे एक्सोप्लैनेट्स की। खगोलविदों ने नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, जिन्हें नाम दिया गया है हाइसियन वर्ल्ड्स। तो हाइसियन वर्ल्ड्स क्या हैं, एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं, ये इन्हें हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस बारे में समझेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इसरो और IISc बैंगलोर द्वारा बनाए गए खास उपकरण, जिससे हम अंतरिक्ष यात्रा में जैविक प्रयोग कर पाएंगे। तो ये खास डिवाइस या खास उपकरण क्या है और कैसे काम करता है, इस बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर, जिसमें हम पढ़ेंगे पराग कैलेंडर को। तो चंडीगढ़ को मिला अपना पहला पराग कैलेंडर। तो सबसे पहले हम समझेंगे पराग कैलेंडर क्या है। पराग कैलेंडर, पराग अर्थात परागकण, जिसे हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, यह है नर जैविक संरचनाएं, यानी कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है जी। और ये हमारे पौधों में काम करेंगे किस चीज का, ये फर्टिलाइजेशन का, यानी कि निषेचन के काम में आते हैं। परंतु यही परागकण जब वायु में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं तो यह बन जाते हैं हमारे लिए एक मुसीबत। वो कैसे? ये हमारी श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ हमारे देश में लगभग 20 से 30% आबादी इस प्रकार की एलर्जी यानी कि राइनाइटिस से पीड़ित है और कम से कम 10 से 15% आबादी ऐसी है जिसे अस्थमा है। और ये खास परागकण जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, और जो मदद करते हैं निषेचन में, किसी भी पौधे की फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में मदद करने वाले ये परागकण उस समय हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं जब ये ऐसी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे नेज़ोब्रांकियल एलर्जी, अस्थमा, और हमारे श्वसन पथ में अलग अलग तरह की मुश्किलें पैदा करते हैं। तो पराग कैलेंडर क्या है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हम कैलेंडर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम ये देखते हैं कि सारे साल में कुछ महत्वपूर्ण दिन कब आने वाले हैं, त्योहार कब आने वाले हैं, हम उसका पूरा ब्यौरा रखते हैं अपने कैलेंडर में। इसी प्रकार अब चिकित्सक मदद ले पाएंगे इस पराग कैलेंडर की, जहां पर हम पूरे साल किन किन महीनों में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार के परागकण पाए जाएंगे, इस बारे में हम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो पराग कैलेंडर है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद वायुजनित पराग के समय की गतिशीलता को ध्यान में रखना। तो पराग कैलेंडर की मदद से हम यह देख पाएंगे कि किस समय में किस जगह पर कौन से परागकण पाए जाते हैं और किस प्रकार से हम इनसे बच सकते हैं। और ध्यान आप ये रखेंगे कि हर जगह का पराग कैलेंडर अलग होगा, क्योंकि वो वहां पर उपस्थित जितनी भी वनस्पतियां हैं उनसे ही संबंधित होगा। तो पूरा विवरण पाने के लिए परागकणों का किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर उसमें मदद करेगा हमारा पराग कैलेंडर। तो पराग कैलेंडर ना केवल चिकित्सक की मदद करेगा परंतु आम आदमी की भी मदद करेगा। हम सब जानते हैं कि बसंत और पतझड़ के मौसम में हवाई पराग सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
अब इस अध्ययन से मदद यह होगी कि इस पराग कैलेंडर से चिकित्सक ये सुनिश्चित कर पाएगा कि किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार के पराग कण से एलर्जी है। यानी कि अगर मैं मानूं कि मैं इस खास भौगोलिक क्षेत्र में रहती हूं और मैं डॉक्टर के पास जाकर ये कहूं कि मुझे एलर्जी है या मेरे श्वसन तंत्र में कोई ना कोई प्रणाली में कुछ खराबी आ गई है, अगर पराग कैलेंडर की मदद ली जाए तो चिकित्सक ये सुनिश्चित कर पाएगा कि मुझे किस प्रकार के पराग कण से एलर्जी है। और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो पहले से ही अस्थमा पीड़ित हैं या जिन्हें पहले ही पराग कण एलर्जी है, उन्हें ये निर्देश भी दिए जा सकते हैं कि वो इस समय में इस भौगोलिक क्षेत्र में अपने आप को बचा कर रखें या ना जाएं। तो ये चिकित्सक की मदद करेंगे ताकि वो किसी भी एलर्जी की रोकथाम कर पाए और साथ ही साथ एक पूर्ण विवरण देंगे ताकि हम खुद भी पूरे मौसम के दौरान ध्यान रख सकें कि इस भौगोलिक क्षेत्र में इस प्रकार के पराग कण हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना है। अब अगर हम पराग कैलेंडर की बात करें तो इसके साथ ही नाम याद रखेंगे आप, केयर फॉर क्लीन एयर। इस वेबसाइट के माध्यम से हम इस पराग कैलेंडर की मदद ले सकते हैं। अब जैसे हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर सड़कों के किनारे या पार्कों में पौधे लगाए जाते हैं, तो हम क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम इस पराग एलर्जी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान ये रख सकते हैं कि हम मोनोशियस प्लांट्स यानी कि एक रस पौधों को ही पार्कों में लगाएं या सड़कों के किनारे लगाएं, जिससे कि मोनोशियस प्लांट्स जैसे आप जानते हैं एक रस पौधे जिनके अंदर एक ही पौधे पर नर और मादा फूल होते हैं। इससे निषेधन आसान हो जाएगा और इन पराग कणों की मात्रा वायु में बहुत कम हो जाएगी और उससे एलर्जी होने के एलर्जी का प्रभाव होना या एलर्जी होना यह भी कम हो जाएगा। तो एलर्जी मुक्त वातावरण के प्रदान करने के लिए हम एंटोमोफिलस पौधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोमोफिलस पौधे यानी कि वो पौधे जिनमें निषेचन में मदद करते हैं कीड़े, ठीक, इंसेक्ट्स या कीड़े जहां निषेचन में मदद करेंगे ऐसे पौधों को लगा सकते हैं, या एक रस पौधों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रात की रानी, गुलाब, चमेली, साल्विया इत्यादि। तो इन सब पौधों की मदद से यानी कि मोनोशियस प्लांट्स, एंटोमोफिलस प्लांट्स की मदद से हम पराग एलर्जी को कम कर सकते हैं। और साथ ही अब हमारी मदद के लिए उपलब्ध है पराग कैलेंडर। चलिए आगे चलते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं निपा वायरस, जिसने करीबन 3 साल बाद फिर से खबरों में है, और वो इसलिए क्योंकि केरल के कोझिकोड जिले में इसका एक मामला सामने आया है निपा वायरस संक्रमण का। अब निपा वायरस क्या है? निपा वायरस है एक जूनोटिक वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, और इसका पहली बार पता लगाया गया 1998 में मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया के बाद इसका पता लगाया गया सिंगापुर में, जहां पर ये घरेलू सूअरों में पाया गया और उससे फिर और जानवरों में भी फैलने लगा। अब निपा वायरस, जैसे कि हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, वो भी जूनोटिक वायरस है और यह भी जूनोटिक वायरस है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैला है। अब आप ध्यान ये रखेंगे कि फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ों के बीच में मुख्य तौर पर ये भंडार में पाया जाता है, यानी कि इस वायरस का नेचुरल होस्ट, प्राकृतिक होस्ट है फ्रूट बैट या फल चमगादड़। अब इन फल चमगादड़ों से ये आता है मनुष्यों में और फिर मनुष्यों से ही मनुष्यों में आगे फैलता है, या जानवरों से भी मनुष्यों में फैल सकता है। तो वो किस प्रकार हम देख लेते हैं। अब अगर बात करें फल चमगादड़ की, तो उसके खून के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से या लार के माध्यम से, ब्लड, यूरिन या सलाइवा, इन 3 माध्यम से जब ये फ्रूट बैट या फल चमगादड़ संक्रमित होता है, वहां से संक्रमण फैलेगा हम मनुष्यों में। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, अगर कोई भी संक्रमित फल चमगादड़ है, उसने एक फल को खाया और यह फल जो कि संक्रमित हो चुका है, ये खाया जाता है किसी मनुष्य द्वारा या किसी जानवर द्वारा। तो 2 तरीके बन गए, फल से जानवरों में भी जा सकता है और मनुष्यों में भी जा सकता है। एक बार मनुष्य में आ गया तो मनुष्य में भी यह दूसरे मनुष्यों को भी फैलता है, एक मनुष्य से दूसरे तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है। दूषित खाने से यह एक मनुष्य से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है।
और जैसा मैंने कहा, जानवरों में ये फैल ही सकता है। सबसे पहले सूअरों में पाया गया, फिर विभिन्न जानवरों में भी पाया गया। तो निपा वायरस जैसे मैंने कहा फलजम गादड़ इसका मेन नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होस्ट है और वहां से आता है मनुष्यों में। अब मनुष्यों में आने के बाद ये बीमारी फैलती है और इसके मुख्य लक्षण है एन्सेफेलाइटिस। शुरुआती तौर पर हल्का बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षण सामने आएंगे, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी यह रूप ले लेगा एन्सेफेलाइटिस का और यह घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसके लिए ना तो कोई टीका है और ना ही कोई दवाई उपलब्ध है। तो याद रखेंगे निपा वायरस, जो कि कोझिकोड में इसका मामला सामने आया है, ये कैसे फैलता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, यानी कि हम संक्रमित जानवर के कांटेक्ट में ना आए, ये ही हमें बचा सकता है। यही हम खास जो है ध्यान रख सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे आयुष रोग निरोधी दवाओं। और खबर क्या कहती है? आयुष मंत्रालय ने रोग निरोधी दवाओं के वितरण के लिए अभियान शुरू कर दिया है। रोग निरोधी दवाएं, जिन्हें हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी कहते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि यह रोग के होने से पहले हमें बचाएंगे उनसे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर लें, हम किसी भी शल्य चिकित्सक के पास जाएंगे, जैसे आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो शल्य चिकित्सक क्या कहेगा आपसे? वो कहेगा कि आप पहले से ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेके आइएगा। ठीक है जी। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि हम संक्रमण से पहले से ही बच पाएं, कोई भी इन्फेक्शन ना हो तो हम पहले ही दवाई ले लेते हैं। तो एक तरह की ये हो गई रोग निरोधी दवाई। इसी प्रकार प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन का इस्तेमाल अब हम करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हमें बचा पाएं कोविड-19 से, और इसी के तहत आयुष मंत्रालय ने एक किट का वितरण शुरू किया है। उससे पहले जरा हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रोफाइलेक्टिक या रोग निरोधी वर्ड अक्षर जो है, शब्द है, इसका मतलब है एक अग्रिम गार्ड, जो कि हमें पहले से ही, समय रहते ही हमें किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं इसी किट पर, जो कि आयुष मंत्रालय देने वाला है, और इस किट में ध्यान दिया जाएगा कि हम अपनी बुजुर्ग जनता को ये पहली बार दे पाए, बुजुर्ग जनता या फ्रंट लाइन वर्कर्स को। एक तथ्य और जो आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे, यह किट जिसमें कि संशमनी वटी है, गिलोय वटी है और अश्वगंधा वटी है, यह दी जा रही है, बनाई जा रही है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा। तो इस किट की सभी गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और इसमें होगी संशमनी वटी, गिलोय वटी, अश्वगंधा वटी। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बुजुर्ग जनता है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन्हें ये किट वितरित की जाए। और अगले साल तक हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम कम से कम देश के 75 लाख लोगों में यह किट वितरित कर दें। ठीक है जी। तो आयुष मंत्रालय क्या चाहता है? वह चाहता है कि हम अपनी रोग निरोधी क्षमता को, इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं, और वो बूस्ट कर पाएंगे हम इस किट के माध्यम से, जहां हम अपने आप को कोविड-19 से बचा पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अगली खबर में हम बात करते हैं इंस्पिरेशन 4 के बारे में, जो है स्पेसएक्स का पहला पूरी तरह से नागरिक अंतरिक्ष मिशन, जो कि 15 सितंबर को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया जाना है। अब यह पहला ऐसा पूर्णतः नागरिक और गैर सरकारी अंतरिक्ष उड़ान है, और इस उड़ान में 4 यात्री होंगे, जो कि पहले से खगोलविद नहीं है और अंतरिक्ष यात्री नहीं है, यह बिल्कुल आम नागरिक हैं। और ये 4 सीटें ली गई हैं फिनटेक कंपनी के मालिक द्वारा, जिनका नाम है जार्ड आइजकमैन। और ये चारों टिकट जो हैं, चारों यात्री इसी से संबंधित हैं। वो कैसे? जार्ड आइजकमैन ने ये चारों सीटें ली हैं, और इनके साथ जो 3 व्यक्ति और जाएंगे वो संबंध रखते हैं सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल से। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बच्चों का इलाज करता है कई भयावह बीमारियों से, जैसे ल्यूकीमिया और अन्य तरह के कैंसर। तो
इस पूरे मिशन के दौरान यह चारों लोग अपने साथ जो चीज़ें लेके जाएंगे या जिन्हें बाद में नीलाम किया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मदद की जाएगी बच्चों की जो कि सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक जी, तो ये है ये है, बात कर रहे हैं हम जार्ड आइजक मैन की, जिन्होंने ये चारों टिकटें या चारों यात्रियों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, हमें समझना है कि इंस्पिरेशन 4 के कुछ खास बिंदु जो हमें ध्यान रखने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो आप ध्यान रखेंगे वो यह है कि यह पहली बार, पहले तो मैंने बताया कि पूर्णतः नागरिक मिशन है और ये सभी चारों जो अंतरिक्ष यात्री जो पहले से अंतरिक्ष यात्री नहीं है, आम नागरिक है, 3 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे और यह क्रूड मिशन सबसे लंबा होगा 2009 के बाद। इस मिशन में पृथ्वी से लगभग 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे ये चारों यात्री, जो कि आम नागरिक है और उस अस्पताल से किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। तो आगे चलेंगे हम और समझेंगे कि इसी यात्रा के दौरान हम क्या चाहते हैं कि अगर हम इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो खास तौर पर उद्देश्य यही है कि हम जो कि ये चारों यात्री जा रहे हैं इनसे ऐसा एक हेल्थ डाटा या स्वास्थ्य डाटा एकत्रित करें जो कि हमारे आने वाले क्रूड मिशंस के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। वो कैसे कि एक अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जितने भी यात्री जाते हैं उनके अंदर किस प्रकार से कुछ खास बदलाव आते हैं जहां तक उनके व्यवहार से संबंध है और संज्ञानात्मक बदलाव हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। यानी कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज या बिहेवियरल चेंजेस किस प्रकार से आते हैं किसी भी अंतरिक्ष यात्री में, उस डाटा को ही पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि ये कोई वैज्ञानिक नहीं है तो आप सिर्फ इनका मकसद यही होगा कि आने वाले जितने भी क्रूड मिशन होंगे जिन पर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनके लिए हम एक स्वास्थ्य डाटा इकट्ठा कर पाएं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। तो हाल ही में कुछ खगोलविदों ने खास एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा है जिन्हें नाम दिया गया है हाइसियन वर्ल्ड्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये एक्सोप्लैनेट्स किसी और तारे के इर्द गिर्द मंडराते हैं। तो ये कहलाते हैं एक्सोप्लैनेट्स और इनकी पहली बार पता लगाया गया था, इनके होने की पुष्टि की गई थी 1992 में और अब तक 4400 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स विभिन्न प्रकार के हैं और हम इन्हें समझना चाहते हैं कि किस प्रकार ये हमारी पृथ्वी से भिन्न है और क्या इन पर कभी जीवन था या आगे कभी जीवन हो सकता है। तो एक मोटे तौर पर हम बात कर लेते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स किन विभिन्न प्रकारों के हैं। सबसे पहला नाम मैं दूंगी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट्स की। जैसा कि नाम बता रहा है टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये बने हुए हैं पत्थर के, जिन पर पथरी सतह होगी और इनका वातावरण कुछ मेल खाता होगा हमारी पृथ्वी से। अगले एक्सोप्लैनेट्स होंगे नेपट्यून लाइक। जैसे कि नाम बता रहा है इनका व्यास जो है वो नेपच्यून से मिलता जुलता होगा और यह रॉकी नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी की सतह जैसी सतह नहीं पाई जाएगी। पृथ्वी से बड़े होंगे पर नेपच्यून से छोटे, तो इन्हें मिनी नेपच्यून या नेपच्यून लाइक भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर अर्थ्स की। जैसे नाम बता रहे हैं सुपर अर्थ, यानी कि ये हमारे पृथ्वी के व्यास से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे बट नेपच्यून से थोड़े हल्के होंगे। तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि इन पे ऊपरी सतह जो है वो पथरीली हो सकती है और एक वातावरण भी यहाँ पाया जा सकता है। अंत में हम बात करेंगे गैस जायंट्स की, जो कि बहुत ही बड़े हैं, सैटर्न और जुपिटर से भी बहुत ज़्यादा बड़े, और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से हमारी पृथ्वी से भिन्न होगा। तो ये थे एक्सोप्लैनेट्स और इनके विभिन्न प्रकार। अब हम वापस आते हैं हाइसियन वर्ल्ड्स पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइसियन शब्द का क्या मतलब है। हाइसियन शब्द को अगर हम तोड़ना चाहें तो ये दो शब्दों को जोड़कर बना है, हाइड्रोजन और ओशन। यानी कि ये ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां पर ओशंस भी, यानी कि महासागर भी पाए जाएंगे और हाइड्रोजन से भरपूर यहां पर वायुमंडल होगा।
अब जिन हाइसिन वर्ल्ड्स की खोज की गई है, अगर मैं इनके व्यास के बारे में बात करूं या साइज के बारे में बात करूं, तो ये 2.6 गुना बड़े हैं हमारी पृथ्वी से, और इस पर एक मोटी हाइड्रोजन वायुमंडल है, और यहाँ का तापमान लगभग धरती के तापमान से 200 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसीलिए इन्हें डाला गया है किस वर्ग में? इन्हें डाला गया है मिनी नेपच्यून या सुपर अर्थ के वर्ग में। तो अभी ये सुनिश्चित करना बाकी है, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत बड़े हैं तो सुपर अर्थ नाम दिया गया और इन्हें मिनी नेपच्यून वर्ग में भी डाला गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम इन हाइसियन वर्ल्ड्स को क्यों पढ़ना चाहेंगे। हाइसियन वर्ल्ड्स को हम क्यों पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हाइसियन वर्ल्ड्स यानी कि ये खास एक्सोप्लैनेट्स की एक और खास जो बात है वो आप ध्यान रखेंगे, वो है टाइडल लॉकिंग। यानी कि ये हाइसियन वर्ल्ड या हाइसियन एक्सोप्लैनेट्स जिन भी सितारों के इर्द गिर्द मंडराते हैं, यह होते हैं उनके साथ ज्वरीय तौर पर लॉक्ड, यानी कि टाइडली लॉक्ड। अर्थात अगर मैं कहना ये चाहूँ कि ये कोई सितारा है जिसके इर्द गिर्द ये एक्सोप्लैनेट घूम रहा है, जब इसका ऑर्बिटल पीरियड इसके रोटेशनल पीरियड के बराबर हो जाए, उस खास समय को उसे कहेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे टाइडल लॉकिंग। फिर से सुनिए, जब किसी भी वस्तु का कक्षीय अवधि यानी कि ऑर्बिटल अवधि बिल्कुल समान हो जाती है घूर्णन अवधि के यानी कि रोटेशनल पीरियड के, तब वह एक्सोप्लैनेट या वह प्लैनेट उस सितारे के साथ टाइडली लॉक्ड हो जाता है। और इससे क्या होगा? टाइडल लॉक होने की वजह से एक भाग तो पूरी तरह से दिन की तरफ रहेगा जो बहुत गर्म रहेगा, और एक भाग पूरा अंधकार में रहेगा जो कि ठंडा होगा। इसीलिए इन्हीं हाइसियन वर्ल्ड्स को पहचानना भी बहुत कठिन कार्य है। तो टाइडल लॉकिंग क्या है ये आपको पता चल गई, और हाइसियन वर्ल्ड्स टाइडली लॉक्ड हैं अपने सितारे के साथ। चलिए फिर वापस आती हूँ, हाइसियन वर्ल्ड्स को पढ़ना क्यों चाहते हैं। अब अगर इन हाइसियन वर्ल्ड्स को समझना चाहें तो इन हाइसियन वर्ल्ड्स का वातावरण इन एक्सोप्लैनेट्स पर पाए गए खास जो गैसियस मंडल है, वायुमंडल है जो कि हाइड्रोजन का है, वो बहुत कुछ मेल खाता है हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक्सट्रीम जलीय वातावरण से। यानी कि अगर हम एक्वाटिक वातावरण की बात करें, एक्वाटिक सिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो एक्सट्रीम जलीय वातावरण के साथ मेल खाता है इन हाइसियन वर्ल्ड्स का वातावरण। तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि अगर ज़्यादा ना सही और कोई भी जैविक वस्तु वहाँ ना भी मिले तो भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ माइक्रोबियल जीवन ज़रूर उपस्थित हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमारी पृथ्वी के पूरे एक्सट्रीम जलीय वातावरण में पाया जा रहा है। तो हाइसियन वर्ल्ड्स क्या हैं, एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं, और ये किस तरह से हमारी मदद करेंगे, हम इन्हें समझ सकेंगे, तो उसे समझने से हम और भी जीवन के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए अपनी आखिरी खबर का रुख करते हैं, जो है इसरो और IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए एक खास उपकरण विकसित किया है। यह होगा एक मॉड्यूलर स्वनिहित उपकरण, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में अब हमारे वैज्ञानिक भी जैविक प्रयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान ये रखेंगे कि इस खास उपकरण को बनाने में जिस माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया गया उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, वो है स्पोरोसार्कीना पैस्चराई। स्पोरोसार्कीना पैस्चराई नामक जीवाणु के विकास को हमने ट्रैक किया पृथ्वी पर इस उपकरण की मदद से। अब इस उपकरण को थोड़ा सा और इसका वर्णन करेंगे, ध्यान रखेंगे। हम सब जानते हैं कि 2022 में हमारा पहला क्रूड मिशन जो कि यात्रियों को लेकर जाएगा वो होगा गगनयान। तो उस दौरान इस उपकरण की मदद से वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक माइक्रोबियल जीवन को ट्रैक कर पाएंगे, जो हमने पृथ्वी पे करके देखा है। पर अब ध्यान ये रखना है कि हम वहाँ पर सबसे कम से कम मानव का इस्तेमाल कर पाएँ इस उपकरण को इस्तेमाल करने में। तो इस उपकरण में इस्तेमाल किया जाएगा LED और फोटो डायोड। यानी कि अब इस
माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जिसका हमने नाम रखा, जिसका हमने नाम अभी लिया स्पोरोसार्कीना पैस्चराई, इसके ग्रोथ के पैटर्न को, इसके ग्रोथ का ट्रैक रखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एलईडी और फोटोडायोड। और क्योंकि एक माइक्रोब अपने ग्रोथ के दौरान, बढ़ने के दौरान विभिन्न प्रकार की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंजेस दिखाता है, यानी कि ऑप्टिकल घनत्व या प्रकाश में चेंज आता है, और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम इस ग्रोथ पैटर्न को पढ़ सकते हैं। तो उपकरण के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उपकरण के अंदर बनाए जाएंगे छोटे छोटे डिब्बे, बने हुए हैं छोटे छोटे डिब्बे, और एक डिब्बे के अंदर, जिसे हम कैसेट भी कहते हैं, उसके एक 4 डिब्बे मिलकर बनाएंगे, 3 डिब्बे मिलकर बनाएंगे एक कार्ट्रिज। तीन डब्बों के अंदर हम अलग अलग माइक्रोबियल सैंपल भी ले सकते हैं, और ऐसे 4 कार्ट्रिज हैं, तो इसका मतलब एक समय में हम कम से कम भी 12 स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। ठीक जी, तो ध्यान रखेंगे कार्ट्रिजेस के अंदर लिए गए डिब्बे हैं, और उन डिब्बों के अंदर हम माइक्रोब को लेंगे जो कि सुक्रोज सॉल्यूशन मीडियम में रखा जाएगा, और इंसानी मदद के बिना उसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जाएगा। उस दौरान इस माइक्रोब के अंदर कोई भी, जो हम यहाँ पे बात करें स्पोरोसार्कीना पैस्चराई की, उसके ग्रोथ में किस प्रकार से चेंज आएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे बदलेगी, कैसे स्पेक्ट्रोमीटर से हम उसे पढ़ पाएंगे, उस बारे में समझकर हमारे वैज्ञानिक ये पूरा विवरण दे पाएंगे कि किस प्रकार से कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ अंतरिक्ष में होगी। और खास बात, ध्यान देने लायक बात ये भी है कि एक कार्ट्रिज, यानी कि हम 3 अलग अलग सैंपल्स को काम करने के लिए केवल 1 वॉट पावर का ही, बिजली का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई भी माइक्रोब जब पोषक तत्व मिलेगा, और यहाँ पे हम पोषक तत्व सुक्रोज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसे पाकर ग्रोथ करेगा, और उस ग्रोथ को हम एलईडी या फोटोडायोड की मदद से समझ पाएंगे। अब हमारे शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि केवल हम माइक्रोबियल सैंपल ही नहीं, हम दूसरे अन्य कीड़े या अन्य जीवों का भी उपयोग अध्ययन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आने वाले कई मिशंस के अंदर इस डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, गगनयान में हमारे वैज्ञानिक इसकी मदद लेंगे, और हम समझ पाएंगे कि कैसे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किसी भी माइक्रोब का ग्रोथ ट्रैक रहता है, कैसे वो बदलते हैं, स्पोर्स से कैसे वो आगे बड़े माइक्रोब बनेंगे। तो इसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, हमारे वैज्ञानिकों ने यह पता चला लिया है कि हमारे माइक्रोबियल सैंपल में बिल्कुल वैसी ही ग्रोथ हो रही है जैसे कि होनी चाहिए। तो अगर माइक्रोबियल सैंपल, जहाँ पे स्पोरोसार्कीना पैस्चराई के ऊपर करके देख लिया हुआ है, अगर वैसे ही होगा तो अंतरिक्ष यात्री अपने विभिन्न 12 अलग अलग प्रयोग बिना मानवीय संशोधन के बिना कर सकते हैं। तो इस हफ्ते यही था हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।